हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज होने वाली है। और आज की जो टेस्ट सीरीज होगी आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के जो है हम यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाली है। तो इस टेस्ट सीरीज के हम 75 क्वेश्चन पिछली वीडियो में लगा चुके थे, आप सभी को पता ही होगा, है ना। और 75 से आज हमारे 76 क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर लगाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आपको ठीक लगे वो आप पढ़ सकते हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो सन्यासी विद्रोह के बारे में कही जा रही है कौन सी बातें यहाँ पर करेक्ट है? अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित जो प्रतिबंध है उसका परिणाम था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 में हुआ था। 1763 में सन्यासी विद्रोह को देखा जाता है और लगातार ये चलता रहा। सन्यासी विद्रोह 1800 तक, 1800 ईस्वी तक यह चलता रहा। मतलब 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख की बात किया है आनंद मठ में मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ में इसका उल्लेख जो है मिलता है। इसका दमन कॉर्नवालिस ने किया था? नहीं, इसका दमन कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे संघर्ष अभियान के बाद सन्यासी विद्रोह का दमन कर पा पाए थे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, जबकि तीसरा वाला सही नहीं। तो हम कहेंगे ए रहेगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधी मापदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था? तो कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता के संबंधी मानदंड को अपनाया गया था और भेदभाव को समाप्त किया गया था किस एक्ट के माध्यम से? बहुत छोटा क्वेश्चन है। चार्टर अधिनियम एक्ट आपका कौन सा है? 1833। कौन सा है? 1837 है। और धारा कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, धारा पूछ लेती, तो धारा 87 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के लिए प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई। पहले ही क्वेश्चन में आपका ही दोनों चीजें आंसर कर गई। भाई अब पूछ रहा है कि लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की तो कब की थी? तो आप कहोगे 10 जुलाई। कब की थी? 10 जुलाई। अब आपको सर 10 जुलाई तो क्वेश्चन में है नहीं, ये आपको बता रहा हूं। 10 जुलाई को 1800 में, कब? 10 जुलाई को 1800 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना को किया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू इंग्लिश चैनल। कौन सा है? न्यू इंग्लिश चैनल, जो आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो न्यू इंग्लिश चैनल कालांतर में फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो हम कहेंगे लोकमान्य तिलक। किसने? लोकमान्य तिलक के द्वारा इसकी स्थापना को किया गया था। हालांकि इसके संस्थापक सदस्यों में बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे बाबन सिमराम शामिल थे, विष्णु शास्त्री शामिल थे, महादेव बल्लाल नाम जोशी शामिल थे, गोपाल गणेश आंगर शामिल थे। लेकिन ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने प्रमुख भूमिका जो है न्यू इंग्लिश चैनल को स्थापित करने में निभाई थी। बात करेंगे समाचार पत्र और भाषा है। कौन सा समाचार किस आपके भाषा में प्रकाशित किया गया? ऑप्शन रहेगा मराठा। मराठा की बात की जाए, मराठा जो है किस भाषा में? तो हम कहेंगे मराठा अंग्रेजी भाषा में पेश किया गया था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में पेश किया गया था। वहीं आ जाए दर्पण। दर्पण किस भाषा में? दर्पण कहेंगे, दर्पण मराठी भाषा में पेश किया गया था। तो पहला और दूसरा तो भाई नहीं मिले हैं। तीसरा अल हिलाल, अल हिलाल जो है आपकी उर्दू समाचार पत्र था, करेक्ट है। और सोम प्रकाश बंगला में था, ये भी करेक्ट है। तो तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है, जबकि पहला और दूसरा जो है यहाँ पर अपोजिट मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। किसने वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर रहा है, किसके द्वारा की गई? मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने? मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और मुस्लिम लीग के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना ढाका, ब्रिटिश भारत, अब बांग्लादेश में की गई है, ध्यान रखिएगा। और 1930 में इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल के द्वारा मुस्लिम लीग का अध्यक्षता चुनी गई थी। अध्यक्ष जो है बनाया गया था मोहम्मद इकबाल को। किसकी अध्यक्षता में 1921 में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया है?
तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था 1921 में? तो आप कहोगे तेज बहादुर सप्रू। किसका? तेज बहादुर सप्रू। 1921 का समय था। समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का जो है गठन किया गया था। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में समाचार पत्रों का पर्यवेक्षण अधिनियम लाया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, लेकिन क्वेश्चन पे बात करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए अपडेट है, और बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि ज्वाइन भी कर चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन कई सारे स्टूडेंटों को नहीं पता है। तो उनके बारे में ये नोटिफिकेशन है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, लिंक से भी कर सकते हो, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है यूपीएससी नेट। यूपी पीसीएस या यूपी के कितनी भी एग्जाम देने वाले हो, इसके लिए आपको इस ऐप पर महत्वपूर्ण चीजें मिल रही हैं। जैसे कोई भी एग्जाम यूपी का दे रहा हो और आपने क्विक रिवीजन नोट्स अगर ज्वाइन कर लिए, इसमें आपको 23 पीडीएफ मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा उत्तर प्रदेश समाहित है, साथ में इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारी चीजें 23 पीडीएफ में समाहित की गई हैं, रंगीन कलर में है, आप जाकर देख लेना। यूपी पीसीएस के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज चल रही है जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए गए, यूपी जीके कवर की गई है, साथ में करंट अफेयर्स भी। 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है। यहां पर कोई भी समस्या आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हो, जो कि आपको इस कोर्स में सफलता दिलाने की गारंटी देता है। यूपी पीसीएस के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों, अंग्रेजी और हिंदी बाइलिंगुअल में आपकी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और मॉडल पेपर 300 से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। आप जाके एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब टेस्ट लगा लेते हो, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको वहां पर की पॉइंट मिलते हैं। एक तरीके से की पॉइंट का मतलब है एक्सप्लेन मिलता है, और जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों कोर्स आपके यूपी से रिलेटेड हैं। यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जाइए यूपीएससी नेट ऐप पर और डाउनलोड जो कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत किन समाचार पत्रों के विरुद्ध में लाया गया था? तो देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878 जो है किन समाचार पत्रों के विरोध में लाया गया था? तो हम कहेंगे भारत मिहिर, बिल्कुल ठीक है। सोम प्रकाश, ये भी ठीक है। डाका प्रकाश, ये भी ठीक है। सहचर, तो अरे भाई चारों के ही आपके विरुद्ध में लाया गया था। डी ऑप्शन यहां पर रहने वाला है। बात करेंगे कौन से नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक हैं। भाई नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कौन से कारक हैं? यहां पर क्वेश्चन में बात कर रहा है, तो हम कहेंगे नील उगाने के लिए कम भुगतान किया गया, बिल्कुल ठीक है। नील का उगवाया जा रहा था और भुगतान जो है बहुत कोड़ियों के मामले में किया जा रहा था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है नील और खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि, मतलब कि नील की खेती भी समान टाइम में की जा रही थी जो वहां पर खाने वाली वस्तुओं की फसलों की जाती थी, तो ये भी एक विद्रोह का कारण था। तीसरा है नील की कृषि से मृदा की जो उर्वरता शक्ति है वो क्षीण होती है, तो ये भी आपका कारण है। ऑप्शन है कि तीनों, डी वाला ऑप्शन रहेगा। तीनों ही कारण नील विद्रोह के बारे में करेक्ट है। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से संबंधित है। विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, रहनुमाई मजदासन सभा की स्थापना कौन संबंधित नहीं है? रहनुमाई मजदासन सभा की स्थापना से कौन सी व्यक्ति संबंधित नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कौन कौन व्यक्ति संबंधित हैं, बाकी गलत निकल आएगा। तो दादा भाई नेरोजी संबंधित है, नेरोजी फरदौन जी ये भी संबंधित है, महादेव गोविंद रनाडे ये संबंधित नहीं है, और एस बंगाली संबंधित है। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? भाई द इंडियन स्ट्रगल की बात करें, किसकी आत्मकथा है? तो द इंडियन स्ट्रगल को सबसे पहले तो ये समझो कि कब लॉन्च किया गया, तो 1942 में इसको प्रकाशित किया गया था। और यह जो पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास और ब्रिटिश शासन संबंधी तथ्यों के बारे में वर्णन करती है। अब इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा से संबंधित है। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती था, पिता का नाम जानकी दास था, ध्यान रखिएगा। और 1919 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा तैयारी करने के लिए लंदन भी गए थे और उनका चयन भी हो गया था। हालांकि फिर उन्होंने त्याग पत्र जो है दे दिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य में जुट हो गए थे। करजन किचनर विवाद किससे संबंधित है? करजन किचनर विवाद किससे संबंधित है? तो करजन का सम पीरियड की सबसे पहले बात की जाए तो 1899 से लेके 1905 में यह संबंधित रहे हैं। अब बात की जा रही है कि करजन किचनर विवाद के समय थे सैन्य प्रशासन में व्याप्त दोहरे नियंत्रण की समाप्ति से संबंधित है। आपका ऑप्शन कौन सा? 87 का यहाँ पर जो है डी वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बंगाल विवाद आपको लॉर्ड कर्जन संबंधित है, लेकिन कर्जन किचनर की बात की जा रही है ना, तो यह संबंधित किससे है?
सैन्य प्रशासन में व्याप्त दोहरे नियंत्रण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 1928 में प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट में कौन सी अनुशंसाएं शामिल की गई थी? देखो, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है। बाकी एक हाइप वाला ऑप्शन भी एक नया आ गया है ना, जहां पर कमेंट करते हो उसके अगर आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे वहां पर हाइप वाला आता है, तो हाइप कर दिया करो और अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा चैनल ग्रोथ करता है। तो आप सबका सपोर्ट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। और आपको लगता होगा कि सब्सक्राइब मांगते रहते, सब्सक्राइब मांगने से फैमिली बड़ी होती है, तो मोटिवेशन बहुत मिलता है। जैसे आप तैयारी के लिए पढ़ रहे हो, नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हो, इसीलिए हम भी, आप फैमिली बड़ी हो सके हमारी, इसके लिए हम भी कार्य कर रहे हैं, तो प्लीज कर दिया करो। बाकी हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है किसकी अनुशंसाएं यहाँ पर शामिल की गई है, बात की जाए। संविधान में अंतरात्मा धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान शामिल था, करेक्ट है। पृथक क्षेत्रों की समाप्ति के बारे में की गई थी बात, ये भी सही है। पद सोपान क्रम में न्यायपालिका का गठन किया गया था, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन आपकी नेहरू रिपोर्ट से संबंधित सही है। ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 यहाँ पर सही है। नेहरू रिपोर्ट मतलब किसकी अध्यक्षता में, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में इस रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था? भाई साइमन कमीशन का विरोध जो है इन चारों में से किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा किया गया था, बात कर रहा है। तो जस्टिस पार्टी ने विरोध किया, सेंट्रल सिंह संघ ने भी विरोध किया, और ऑल इंडिया अनटचेबल फेडरेशन ने विरोध किया। तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। हिंदू महासभा के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया गया था। ऑप्शन में यहाँ पर 1, 3, 4 रहेगा, सी वाला सही। साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 में आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत के राज्य सचिव कौन थे, लॉर्ड बिरकेन हेड थे। कभी पूछा जाए तो कह देना लॉर्ड बिरकेन हेड जो थे राज्य सचिव थे, ध्यान रखिएगा। और किसकी अध्यक्षता में आया था, तो नाम से ही है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन जो है आया था। किसने इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, बात की जा रही है। तो सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद या फिर मोहम्मद कासिम नानूतबी। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन का नेतृत्व जो है किया गया था। 19वीं सदी का इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका प्रारंभ जो है किया हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, गैर इस्लामी प्रथाओं का उन्मूलन करके इस धार्मिक इस्लाम धर्म की स्वच्छ बनाना, और इसे फरायदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर्स के आएंगे, फिर से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्ट हो जाएंगे। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 के बारे में बात कर रहा है, किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन रहेगा प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जो है जारी की गई। यह गैर सरकारी संगठन है, प्रथम फाउंडेशन एक तरीके से एनजीओ है, उसके द्वारा ही वार्षिक शिक्षा स्थिति की रिपोर्ट को जारी किया गया है। पूरे देश के 605 जो ग्रामीण इस जिले में 6.5 लाख जो बच्चे हैं उनको इसमें जो है शामिल किया गया है। 2005 से जारी हो रही ASER रिपोर्ट पर 3 से 16 वर्ष के बच्चों को कवर करती है, और ASER जो 2024 से कोविड-19 के बाद पढ़ने और गणना संबंधी क्षमताओं की स्थिति को उजागर किया था। ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, कौन सा है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो विचार करें तो इस मिशन की घोषणा 2024-25 में केंद्रीय बजट में की गई, करेक्ट है। इसका उद्देश्य है कि देश के भीतर और अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण करना, मतलब कि खोज करना। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, 1, 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक और लेखक है, कौन सी पुस्तक यहाँ पर सही सम्मिलित है। बात करें वार्मिंग हाउ क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग सपोर्ट, यह किससे संबंधित है, तो वार्मिंग अप हाउ क्लाइमेट चेंज जो पुस्तक है, लेखक मेडेलिन और इज चेंजिंग सपोर्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है अहिंसा हड़प्पा सभ्यता पर 100 विचार, तो इसको किसने लिखा है, अहिंसा हड़प्पा सभ्यता पर, तो देवदत्त पटनायक ने लिखा है। तो यहाँ पर ये गलत है, देवदत्त पटनायक जो है संबंधित है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ये किसने लिखा है, तो यह आपकी पुस्तक जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा है। किसने, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है, ये भी गलत है। प्रोफेट सॉन्ग जो है पॉल लिंच ने लिखा है, ये आपका करेक्ट है। तो भाई पहला और चौथा सही रहेगा, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन सही है, कि दूसरा और तीसरा जो गलत है वो मैंने आपको बता दिया है।
बात करते हैं सरस आजीविका मेला 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सरस आजीविका मेला के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था के द्वारा इसको संचालित किया गया, करेक्ट है। इसका थीम लखपति दीदी निर्यात क्षमता का विकास करना है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन सरस आजीविका मेला की बात की जाए, इसका आयोजन 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चला था। कहां पर चला था, तो नोएडा में चला था। अब इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है सरस आजीविका मेला, है ना। और ये इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से इसको जो है संचालित किया गया था। तो नोएडा उत्तर प्रदेश में लगा था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। खबरों में रहा सेरेगेंटी संरक्षित क्षेत्र का संबंध किस देश से है। तो सेरेगेंटी संरक्षित क्षेत्र है और इसका संबंध पूछ रहा है किस देश से संबंधित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तंजानिया देश से इसका संबंध है। किससे, तंजानिया देश से इसका संबंध है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाल ही में विकसित आइरिस चिप के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आइरिस चिप के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि विचार करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखें तो ये चिप का विकास ITI खड़गपुर और इसरो के द्वारा किया गया। किसके, ITI खड़गपुर और इसरो के द्वारा किया गया। क्या ये सही है, नहीं, हम कहेंगे गलत है। इसरो तो इसमें शामिल है, इसरो तो इसमें शामिल है, वो तो ठीक है, लेकिन ITI खड़गपुर नहीं बल्कि मद्रास है। क्या होगा, मद्रास होगा। तो पहला वाला गलत हो गया। इसका उपयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में लॉन्च वाहनों ग्राउंड स्टेशनों पर किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स और औद्योगिक IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम कहेंगे भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल 2 सही रहेंगे, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 और सूची 2 है, आर्द्रभूमि है और अवस्थिति किस आर्द्रभूमि की स्थिति किस राज्य में है। जैसी बात करी जाए हम शक्कर कोट्टई पश्चिम की बात करें, तमिलनाडु राज्य में है, करेक्ट है। थेरथंगल पश्चिम की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में है, ये भी तो आपका तमिलनाडु राज्य में है ये आपका, तो गलत हो गया। खेचियो पलरी आर्द्रभूमि की बात की जाए तो आपके सिक्किम राज्य में है, बिल्कुल करेक्ट है। और उद्भव झील पश्चिम की बात की जाए तो आपके झारखंड राज्य में है, ये भी। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 सही हैं, तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा। दूसरा वाला जो गलत था, थेरथंगल पश्चिम केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए बात करेंगे लेजिम लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है। लेजिम लोकनृत्य का संबंध की बात की किस राज्य से है, ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र राज्य से लेजिम लोकनृत्य का संबंध है। और इसमें क्या होता है, एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र होता है, उसमें धातु की पतली डिस्क लगी होती है और जो कि झनकार जो है उत्पन्न करती है। यही शास्त्रीय नृत्य जो है नृतक इसका उपयोग करते हैं, इसलिए लेजिम लोकनृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आगामी मिशनों के पर विचार करें, कौन सा मिशन किस वर्ष जो है लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो बात की जाए गगनयान के लिए व्योम रोबोट मिशन जो है, गगनयान के लिए व्योम रोबोट जो मिशन है कब लॉन्च किया गया। यह एक अर्धमानव रोबोट है। क्या है, अर्धमानव रोबोट है, मतलब किसी मानव की तरह फैसिलिटी डाली गई, बस मानव नहीं है पूर्ण रूप में। तो यह अर्धमानव रोबोट मिशन है और किस वर्ष जो है आगामी मिशनों में शामिल किया गया है। तो कहेंगे हम 2025 में ही आगामी मिशनों में शामिल किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन की बात की जाए तो आपका पहला गगनयान मिशन जो है मानवयुक्त 2027 है। क्या है, 2027 है, तो आपका दूसरा वाला गलत हो गया। भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की बात की जाए कब रखी गई है, तो ऑप्शन 2028 नहीं बल्कि 2035 रखी गई है। 2035 तक भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो ये तीसरा वाला भी गलत है। चंद्रमा पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारना भारत का लक्ष्य कब है, 2040 तक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो पहला और चौथा सही है, तो हम कहेंगे 2 ऑप्शन सही है, परंतु 2 ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुछ दिवस हैं उनको एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है, स्कूट का उत्तर बताइए। जैसे बात की जाए प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब बनता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात किया तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाता है, 21 फरवरी को मनाता है। विश्व कुष्ठ रोग की बात की कब मनाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो हम कहेंगे डी वाला है, 1 2 4 3, 1 2 4 और फिर आपके 3 फरवरी तो लास्ट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर से यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाएगी हमारी और इंपोर्टेंट है। कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो अहरार आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे हकीम अजमल खां संबंधित हैं, मजहरुल हक संबंधित हैं, मौलाना मोहम्मद अली संबंधित है, रहमतुल्लाह सयानी संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा अहरार आंदोलन जो है किया गया था, तो 1906 जो है आपका संबंधित है। सुशासन के विचारों से यह जो प्रेरित था, यह भी आपको ध्यान रखना है।
किसका उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1919 में शामिल है? तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम में कौन कौन सी बातें यहां पर की गई बात की जाए? केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की बात की गई। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई केंद्र में द्विसदनी की व्यवस्था की बात की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ नहीं, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ तो 1935 में किया गया था, बल्कि केंद्र में 19 में बल्कि नहीं बल्कि प्रांतों में दो शासन प्रणाली को किया गया। तो दूसरा वाला गलत है। स्त्रियों को मतदान का अधिकार हाँ बिल्कुल दिया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना का विचार भी आया था। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा सही होगा, जबकि दूसरा वाला जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसके नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक चिकित्सा मिशन जो है भेजा गया था? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या जा रही है? तुर्की की सहायता के लिए चिकित्सा मिशन भेजा गया था। किसकी सहायता में, किसके नेतृत्व में भेजा गया था? ऑप्शन रहेगा मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में भेजा गया था। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। कौन से ब्रिटिशों के द्वारा प्रारंभ किए गए स्थायी भूमि बंदोबस्त के परिणाम है? ब्रिटिश द्वारा प्रारंभ किए गए स्थायी भूमि बंदोबस्त के परिणाम क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन की बात की जाए तो सबसे पहले तो स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए, कब से संबंधित है? 1793 से संबंधित है, 1793 से। कौन कौन से इसमें आपके वायसराय थे, जनरल थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपके स्थायी भूमि से संबंधित है, और यहाँ पर भू राजस्व के आय के स्रोत के रूप में जो है इसको जाना जाता है। अब बात करें कौन कौन से भूमि बंदोबस्त के परिणाम थे। परिणाम की बात किया तो कंपनी की आय सुनिश्चित करना बिल्कुल करेक्ट है। भूमिहीन मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी करना, ये भी करेक्ट है। निष्ठावान सहयोगी की प्राप्ति करना, ये भी करेक्ट है। कृषकों की स्थिति में सुधार, अरे इनके सुधार तो इसमें था ही नहीं, तो हम कहेंगे पहला और दूसरा तीसरा सही है, जबकि चौथा वाला यहाँ पर गलत है। किसानों की तो स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी, बहुत दयनीय हो गई थी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा राष्ट्रवादियों ने किस अधिनियम प्रतिक्रिया स्वरूप दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है आपका 1892 का भारत प्रशासन अधिनियम में यह जो नारा है दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है? तो भू राजस्व की महलवाड़ी आपको पता होगा है ना, एक स्थायी बंदोबस्त हुआ, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त हुआ, एक महलवाड़ी बंदोबस्त हुआ। महलवाड़ी व्यवस्था किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन कहोगे लॉर्ड मैकेंजी से संबंधित है। महलवाड़ी व्यवस्था कब हुई थी? 1819 में हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लाया गया था सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में यह लागू की गई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारत की भूमि लगभग 30% इसमें शामिल की जाती थी। कितना? 30% इसमें भारत की भूमि को शामिल किया गया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। किसे मार्च 1925 में केंद्रीय सभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो 1925 में केंद्रीय सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति, गांधी जी की निराशावादी प्रवृत्ति को देखते हुए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, CR दास ने मिलकर विधानमंडल में प्रवेश किया और विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ था। शवनावज्ञा आंदोलन के दमन के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था। यह किस क्षेत्र में प्रभावी था? तो भाई की जा रहा है किस क्षेत्र में प्रभावी था? आप कहोगे असम क्षेत्र में यह प्रभावी था। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर देगा? ऐसा कौन सा आपका यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। पूर्णतः ये शब्द बहुत इंपोर्टेंट है। फुल्ली पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो आप कहोगे 1833 का चार्टर एक्ट का। क्यों 1833? बहुत सारे लोग टिक लगा रहे होंगे। तो चाय और चीन के साथ व्यापार इसमें हो रहा था, लेकिन 1833 का समय आया तो चाय एवं चीन के साथ भी व्यापार को समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त यहाँ पर कर दिया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन से अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी असफलता के कारण थे? भाई अंग्रेजों के विरुद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय क्यों हुई, क्या कारण थे? ब्रिटिश की नौसैनिक सर्वोच्चता बिल्कुल बढ़िया थी। फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, मतलब इनका सहयोग भी नहीं मिला फ्रांस सरकार का, ये भी सही बात है। अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार था, ये भी करेक्ट है। और ब्रिटिश सेनापतियों की कुशलता भी एक महत्वपूर्ण थी, ये भी थी। तो चारों ही कारण आपके फ्रांसीसियों की असफलता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको पता होगा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और गांधी जी के बाद जो है दूसरे सत्याग्रही के रूप में कौन थे? तो हम कहेंगे आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वर्ष 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? अगस्त प्रस्ताव में बात की जा रहा है कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो यहाँ पर युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन ये शामिल था।
युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करना, ये भी शामिल था। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या वृद्धि करना, ये भी शामिल था। लेकिन अंतिम सरकार, राष्ट्रीय सरकार का गठन अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन जो है सी वाला गलत हो जाएगा। स्वराज्य पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भाई स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ कब था, पहले तो ये समझो। स्वराज्य पार्टी का जो गठन है आपका कब हुआ था? 1923 में हुआ था। स्वराज्य पार्टी के गठन में कौन सा उद्देश्य शामिल था, इसकी बात कर रहा है। तो विधानमंडल में प्रवेश करके सरकार का सुसंगत विरोध करना, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था। और विट्ठल भाई पटेल को इन्होंने आपके विधानमंडल में पद भी मिल गया था, तो इनके लिए भी जाना जाता है कि भाई इन्होंने काम भी कर लिया था। किस जनजाति विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है? एक जनजाति विद्रोह है जिसे उलगुलान के विद्रोह से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा को, किसको? मुंडा विद्रोह को। कौन से? मुंडा विद्रोह को आपका ध्यान रखना है। मुंडा विद्रोह को उलगन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें दीकुओं और जमींदारों को शोषण जो हो रहा था उसके विरोध में किया गया था। विद्रोह का प्रारंभ 1895 में हुआ था। मुख्यतः मुंडा जनजाति में यह सामूहिक खेती के लिए व्यवस्था थी खुदकट्टी, उसको समाप्त करके बैठ जो बेगारी प्रथा पर शोषण कर रहे थे उसके खिलाफ में जो उलगनान विद्रोह या मुंडा विद्रोह जो है, जो भी कह लो आप, इसमें देखा जाता है। सर सैयद अहमद खान के कार्यों में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सर सैयद अहमद खान के बारे में विचार करें तो पाश्चात्य शिक्षा के मतलब पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, करेक्ट है। देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की, ये भी ठीक है। तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन किया, ये भी करेक्ट है। इस्लाम में कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया, बिल्कुल ठीक है। चारों ही ऑप्शन सर अहमद खान के बारे में सही है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कंपनी की यह न्यायिक सेवा में उस समय कार्यरत थी, यहाँ भी ध्यान रखना है। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखित क्रांतिकारी दस्तावेज बम्ब और दर्शन किस उद्देश्य से लिखा गया है? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा है क्रांतिकारी दस्तावेज में बम्ब और दर्शन किस उद्देश्य से लिखा गया है? तो गांधी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना का प्रत्युत्तर देना, इस उद्देश्य से जो है बम्ब ऑफ दर्शन लिखा गया है। वैसे आपने एक दूसरा नाम इसका सुना होगा, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, है ना। तो ये भी भगवती चरण बोहरा से ही संबंधित है, ध्यान रखना है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के बाद प्रशासनिक परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? 1857 के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में कहा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। 1857 का जो विद्रोह हो चुका था आपके, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है रजवाड़ों के विलय की नीति का परित्याग किया गया था, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। रूढ़िवादी वर्गों का विरोध नहीं, रूढ़िवादी वर्गों का विरोध नहीं किया गया इसमें। भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों तुलना जो है अनुपात में वृद्धि कर दी गई, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस कारण से मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? ऐसा कौन सा कारण था कि मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया? तो हम कहेंगे डोमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं, इस कारण से तो नहीं किया गया। पाकिस्तान की मांग हाँ यही कारण था, पाकिस्तान की मांग जो है अस्वीकार कर दी थी मुस्लिम लीग ने, इसीलिए क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को यहाँ पर अस्वीकार कर दिया था, तो यही कारण रहा था। नेक्स्ट आता है कि किस कारखाना अधिनियम के ने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऐसा कौन सा कारखाना अधिनियम था? तो हम कहेंगे आपका 1881 का कारखाना अधिनियम था, जिसने 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे थे उनके नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वो बच्चे जो है कार्य नहीं करेंगे, कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंध जो है लगा दिया था। नेक्स्ट आता है कि पुस्तक और लेखक है, कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित है? तो बात करें हम जैसे द ग्रेट रिबेलियन की बात की है, यह पुस्तक जो है कौन लेखक है? अशोक मेहता संबंधित है। कौन है? अशोक मेहता संबंधित है, तो ये गलत है एक तरीके से। 1857 की बात किया है, तो 1857 आपकी बात किया है तो इसके सुरेंद्र नाथ सेन संबंधित है। कौन है? SSN संबंधित है, सुरेंद्र नाथ संबंधित है, तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन रहेगा। तो ये भी दूसरा वाला एक तरीके से गलत ही है। द स्पॉय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट 1857, ये किससे संबंधित है? तो ये आप पुस्तक के रमेश चंद मजूमदार RC दास की करेक्ट है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की जाए, ये पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर है, VD सावरकर, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हैं, तो केवल 2 सही हैं, 2 ऑप्शन गलत हैं। गलत इन द सेंस क्यों है कि मतलब इनके ऑप्शन सही नहीं मिले हैं, ऊपर नीचे मिले हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत से अलग पाकिस्तान की परिकल्पना का जन्मदाता? भारत से अलग करके पाकिस्तान का जन्मदाता या पाकिस्तान की परिकल्पना का जन्मदाता कैसे माना जाता है? तो हम कहेंगे चौधरी रहमत अली को।
इसको चौधरी रहमत अली को माना जाता है। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद इकबाल ने भारत के अंदर ही 4 प्रांत पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध एवं बलूचिस्तान को मिलाकर एक केंद्रीय क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव दिया था। और अगर हम बात करें चौधरी रहमत अली कहां पढ़े थे, तो यह भाई साहब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और इनके द्वारा ही कश्मीर को मिलाकर स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग जो है रखी गई थी सबसे पहले। तो पाकिस्तान की परिकल्पना का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ष 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य था। तो 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य की बात की है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था। क्या था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना था। एक तरीके से सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित विचार कीजिए उपयुक्त में से कितने अंग्रेजों से मराठों के हार के कारण में शामिल है। तो अंग्रेजों से मराठों की जो हार हुई है इसमें कौन कौन से कारण जो है शामिल है। दुर्बल गुप्तचर व्यवस्था, बिल्कुल सही है। मराठों की जो व्यवस्था थी गुप्तचर निर्बल होती चली जा रही थी, दुर्बल होती चली जा रही थी। राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलता, ये भी सही है। राजनीतिक देखा जाए तो एकदम कमजोर हो रही थी। कृषि पर अत्यधिक बल दिए जा रहे थे लोग, है ना, और सामुदायिक विकास पर अत्यधिक खर्च हो रहा था। तो चारों ही कारण आपके मराठों की हार के कारण जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूरत अधिवेशन 1907, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात करें नरमपंथी विदेशी माल के बहिष्कार के साथ अंग्रेजों को सहयोग के पक्षधर थे। जो आपके नरम दल है ना, जो आपके उदारवादी दल थे, वो विदेशी माल के बहिष्कार के साथ अंग्रेजों के सहयोग के पक्षधर भी थे। मतलब विदेशी माल के बहिष्कार तो करते थे पर अंग्रेजों का सहयोग भी करते थे, ये तो करेक्ट है। दूसरा है गर्मपंथी, गर्म दल जो थे आपके, वो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहते थे, एक क्षेत्र तक नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करना चाहते थे, तो ये भी करेक्ट है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष को चुना गया था 1907 में, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन तीनों ही सही रहेंगे, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, गर्म दल एवं नरम दल, हॉट दल एवं वर्सेस कोल्ड दल, इन दोनों दलों की बात किया तो 1907 में इनका विभाजन हुआ था सूरत में है ना, सूरत में। लेकिन दोनों दल मिल गए थे, आपके गर्म दल प्लस कोल्ड हॉट दल जो है एक दूसरे से मिल गए थे। कब मिल गए थे? तो 1916 में मिल गए थे, लखनऊ अधिवेशन। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में। तो दोनों ही चीजें आपको थोड़ा याद रखो, कभी कभी आ जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों को उनके वर्ष स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गौ सेवा संघ की स्थापना की बात की कब की गई? तो हम कहेंगे 1941 में की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। साबरमती की आश्रम की स्थापना 1915 में की गई और गुजरात पीठ की स्थापना 1920 में की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका डी वाला सही दिख रहा है। तीसरा, चौथा, दूसरा और सबसे अंतिम में पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह के संदर्भ पर विचार करें, केंद्र एवं दमन करता है, कौन सा यहाँ पर सही है? 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? झांसी जो दमन करता थे वो हीरोज थे, करेक्ट है। इलाहाबाद में कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया था, ये भी करेक्ट है। लखनऊ में कैंपबेल ने किया था, ये भी ठीक है। जगदीशपुर आरा में जो है विंसेंट आयर ने किया था। तो ये जो है केंद्र थे भारत के और यह जो है ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का दमन किया था। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के नेतृत्व में की। कब की गई थी? 1942 में की गई थी अगस्त में, और चित्तू पांडे के द्वारा की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नरबली की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया? नरबली की प्रथा को समाप्त करने का कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनाया गया? हम कहेंगे लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में बनाया गया था। कब? लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में बनाया गया था। नरबली प्रथा को रोकने के लिए क्या बनाया गया था? कानून बनाया गया था। किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया? मानव जाति के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ईश्वर है, ये किस के द्वारा नारा दिया गया? श्री नारायण गुरु के द्वारा। कहां से? श्री नारायण गुरु ने, आपको ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था एक नारी है मानव की, एक जाति है, एक धर्म है और एक ईश्वर है। श्री नारायण गुरु ने नारा दिया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सामाजिक नियमों और आचारों के विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र के लेखक की बात की जाए तो हम कहेंगे पांडुरंग बामन काड़े हैं। कौन है? पांडुरंग बामन काड़े हैं। इनके टाइम पीरियड की बात किया तो 1880 से लेके 1972 संस्कृत के है। कौन रहे हैं? प्रकांड पंडित या समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब देखो बहुत सारे लोग ये कहते हो आप लोग के
सर आप डिटेल नहीं बताते हो। अगर हम 150 क्वेश्चन में डिटेल बताएंगे तो सोचो वीडियो कितनी लंबी हो जाएंगी। दूसरी बात, हम उम्मीद करते हैं आपने अपना पूरा सिलेबस, पूरा जो कोर्स है वो पढ़ा ही होगा। उस कोर्स को पढ़ने के बाद आप यहाँ प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हो, एक तरीके से टेस्ट लगा रहे हो। अगर प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल में घुसते चले जाओगे तो ये वीडियो जो है ना बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी। मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोगों का जो टारगेट है, हमारा टारगेट है 200 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कराना, वो टेस्ट सीरीज का टारगेट जो है नहीं हो पाएगा मेरा, इसलिए मुझे दुख होता है। फिर 200 टेस्ट सीरीज का मुझे टारगेट रहता है कि 200 टेस्ट सीरीज आपको प्रत्येक एग्जाम की लगवा सके। खैर कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों में शामिल था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों में कौन शामिल था? राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, अस्पृश्यता की समाप्ति करना, स्वदेशी का प्रसार करना। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस मराठा सेनापति ने सवाई राजा जयसिंह के साथ मिलकर विधवा पुनर्वास को बढ़ावा देने का प्रयास किया? तो किस मराठा सेनापति ने सवाई राजा जयसिंह के मिलकर विधवा पुनर्वास को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? परशुराम भाऊ। कौन थे मराठा सेनापति? परशुराम भाऊ थे। 18वीं सदी में यह भारत में परिवार की व्यवस्था पुरुषात्मक थी, यानी परिवार में वरिष्ठ पुरुष ही सदस्य का बोलबाला था। संपत्ति के भाग में सिर्फ पुरुषों को ही मिलता था, परंतु केरल में नैनार समुदाय में परिवार मत प्रधान था। आपको ध्यान रखना है, उस समय है ना मात परिवार था, याद रखिए। इस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती धारकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ऐसा कौन सा आपका आंदोलन हुआ जिस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती धारकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन रहेगा शवनय अवज्ञा आंदोलन। और यहां से ब्रिटिश का भ्रम टूट गया था कि फूट डालो राज करो की नीति उनकी सफल है। यहां से ब्रिटिश का भ्रम फूट गया था। कौन सा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बटलर समिति का उद्देश्य है? भाई बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश एवं देशी रियासतों के मध्य में संबंधों का निर्धारण करना बटलर समिति का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे? भारत में पश्चिमी शिक्षा के समर्थक किसे माने जाते हैं? एक तो चार्ल्स विल्सन को माना जाता है, दूसरा एच विल्सन को माना जाता है। तो चार्ल्स विल्सन, एच विल्सन को भारत में पश्चिमी प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 1857 के विद्रोह से संबंधित मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के किस रेजिमेंट में नियुक्त थे? अच्छा क्वेश्चन है ना। ब्रिटिश सेना में मंगल पांडे किस रेजिमेंट में नियुक्त थे? तो आप कहेंगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में शामिल थे। 34वीं इन्फेंट्री में शामिल थे। 1857 के जो विद्रोह मुख्य तौर पर क्यों था? क्योंकि जो नई एनफील्ड बंदूकें आई थी वहां पर हड्डियों का चूर्ण मिलाकर उसमें बनाया गया था। इस कारतूसों में सुअर एवं गाय के मांस से बनी थी और इसको मुंह से खोला जाता था, इसलिए 1857 का विद्रोह की चिंगारी फैली थी। नेक्स्ट आता है कि कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक के रूप में बात कर रहा है कादम्बनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। आपको ध्यान रखना, एक तरीके से फिजिशियन थी। किन समाचार पत्रों का संपादन लाला लाजपत राय ने किया है? तो ऐसे कौन कौन से समाचार पत्र हैं जिनका संपादन लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया? ऑप्शन रहेंगे पंजाबी, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा द पीपल। सुधारक नहीं है तो पंजाबी, वंदे मातरम, पीपल सम्मिलित है। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। सुधारक समाचार पत्र का अगर पूछा जाए संपादन किसने किया था तो गणेश आयंगर ने किया था। किसने? गणेश आयंगर के द्वारा जो है आयगर के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं 1861 की अधिनियम से संबंधित है? भाई 1861 की अधिनियम से कौन कौन सी विशेषताएं इसमें शामिल हैं? तो अगर हम शामिल की बात किया है तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रारंभ, ठीक है, और दूसरा है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति नहीं, इसमें शामिल नहीं है। आपकी भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करना भी इसमें शामिल नहीं है। तो केवल ऑप्शन रहेगा, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे राजाजी फॉर्मूला के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? राजाजी फॉर्मूला के बारे में विचार करना है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर स्थायी सरकार, अरे नहीं गलत है। विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार और व्यापार हेतु संयुक्त समझौता किया गया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला यहाँ पर आपके राजाजी राजगोपालाचारी फॉर्मूला से संबंधित है। चलिए, वेतन आयोग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो वेतन आयोग के बारे में पूछ रहा है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्या सही लिखा है? भाई आयोग का अध्यक्ष कौन होगा?
आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें समीक्षा के लिए समय समय पर गठित किया जाता है वेतन आयोग को। ये समझ गए। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये तो बात ठीक है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति लिखा है, पहली बात तो गलत हो गया। दूसरी बात, राष्ट्रपति आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करता है, अधिसूचना जारी करता है और वास्तविक रूप से नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। तो पहला वाला गलत हो गया। भारत में पहले वेतन आयोग का गठन 1946-47 में किया गया था, क्या ये सही है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इसकी सिफारिश गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति की होती है, मानना या ना मानना ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दो सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लियोब्लास्टोमा का संबंध किससे है? तो ग्लियोब्लास्टोमा का संबंध पूछ रहा है किस चीज से है? तो हम कहेंगे एक प्रकार का यह कैंसर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कैंसर होता है और एक तरीके से ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर को ही हम इसको समझते हैं। हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को जीआई टैग मिला है? अब घर चोला पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी प्रॉपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी लिंक को। घर चोला जीआई टैग इंपोर्टेंट भी है, अच्छा भी है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। गुजरात राज्य के घर चोला को जीआई टैग जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित हाल ही में खबरों में रहा पार्थ सारथी मंदिर कौन सा है? पार्थ सारथी मंदिर पर विचार करें कौन सा सही है? पार्थ सारथी मंदिर भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित नहीं है, भगवान विष्णु को समर्पित है। पहली बात तो गलत हो गया। इसका निर्माण बेसर शैली में करवाया गया है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे इसका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? द्रविड़ शैली में हुआ है। भाई ये भी गलत है। यह नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में निर्मित मंदिर है, हाँ सही है। तो केवल एक ऑप्शन सही है जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में विचार करें तो यह इसका गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया, करेक्ट है। श्रम मंत्रालय के अधीन नहीं, श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो केवल पहला वाला सही है जबकि दूसरा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा 6x6 रणनीति का संबंध किससे है? तो भाई इसका संबंध किससे है तो बात की जाए तो यह रणनीति का संबंध टीबी तपेदिक से है। किससे? टीबी तपेदिक बीमारी से। अब क्या है, यह रणनीति भारत में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अपनाई गई है जिसका उद्देश्य टीबी के निदान, उपचार और नियंत्रण के लिए प्रभावी है। इसमें 6 महीने का इलाज शामिल किया गया है। रोगी को 6 महीने तक दवाइयां नियमित रूप से इसमें दी जाती है। 6 सप्ताह के भीतर रोगी निदान और उपचार शुरू करने के लिए जोर देता है। 6 मुख्य उपायों पर इसको नियंत्रित किया जाता है: जल्दी पहचान, जल्दी इलाज, रोगी निगरानी और जागरूकता बढ़ाना। इस तरीके से 6x6 पर रणनीति पर टीबी पर यह कार्य किया जा रहा है। हाल ही में खबरों में रहा चश्मा परमाणु संयंत्र 5 T5 जिसे कह रहे हैं, इसकी स्थापना किस देश में की गई है? तो इसकी स्थापना पाकिस्तान देश में की गई है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है पाकिस्तान और 1200 मेगावाट का चीन की सहायता से लगा रहा है। नोरो वायरस के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? नोरो वायरस के बारे में विचार करना है तो विचार करें, यह विंटर वोमिटिंग बग भी कहा जाता है। ऐसे क्या कहा जाता है? विंटर वोमिटिंग बग के रूप में इसको जाना जाता है, करेक्ट है। डायरिया उत्पन्न होने वाले रोटो वायरस के समान है, ये भी सही है। इसका निदान एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ऐसे एलिसा के परीक्षण के नहीं, ये तो गलत है भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा केवल पहला और दूसरा सही है। 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है जबकि तीसरा वाला गलत है। हाल ही में जारी विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता 2024 के बारे में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हाल ही में विभिन्न राज्यों में जारी की गई है लॉजिस्टिक सुगमता 2024, इसके बारे में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार अगर की जाए कौन सा सही है, इसे पहली बार 2020 में जारी किया गया था। तो पहली बार 2020 में नहीं बल्कि 2018 में इसको पहली बार जारी किया गया था, तो गलत हो गया। भू आविष्टित राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अचीवर श्रेणी में शामिल है, बिल्कुल करेक्ट है। तटीय राज्यों में केरल और पश्चिम बंगाल एस्पायर श्रेणी में शामिल है, मतलब कि इनसे इंस्पायर हो सके लोग, ये भी सही है। तो केवल 2 सही है जबकि पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले वरीयता क्रमों का यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? वरीयता क्रम का सही ऑप्शन पूछ रहा है कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा सही होगा? तो अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर सौर चक्र। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर अपने कितने क्वेश्चन लगाए? पूरा 150 क्वेश्चन लगा लिए हैं। टेस्ट सीरीज तीसरी वाली थी, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट 4 टेस्ट सीरीज आएगी संस्कृति आईएएस की, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है, आप सभी को पता है, तो इस ऐप पर डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज चल रही हैं और कोर्सेज भी हैं, आप इनको ज्वाइन जो है कर सकते हो। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।